हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट चैप्टर है कि हम लोग टेंडर को सबमिट जब करते हैं तो कैसे कैसे फिल करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना है। जनरली कॉन्ट्रैक्टर फिल्स द टेंडर एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन एनआईटी, मतलब नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जनरली जो है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है एनआईटी में, जब निकलता है नोटिस निकलता है और उसके बाद उसकी जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स वो लेता है ना, उसका तो सारे इंस्ट्रक्शन उससे पता चल जाते हैं कि कैसे कैसे हमें जमा कर सारी चीज उसमें लिखे रहते हैं। तो जनरली जो है कि पहले एक ही बीड में टेंडर होता था कि टेक्निकल बीड और फाइनेंशियल बीड एक ही इन्वेलप में डाला जाता था कि जो जो डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट मांग रही है वो, और जो उसने बीओ क्यू दिया है, बिल ऑफ क्वांटिटी दिया है, वो सर्टिफिकेट वगैरह भर करके उसी में सारे एक ही इन्वेलप में डाल दिए जाते थे। लेकिन डिपार्टमेंट की परेशानी के चलते कि हम अपनी परेशानी को कम क्यों नहीं करें, क्योंकि बहुत सा इनकम्प्लीट टेंडर टेक्निकल बिड रहता है टेंडर का, तो उसको बाद में फिर उसे छांटना पड़ता है। तो क्यों नहीं हम टेक्निकल बिड ही पहले क्लियर कर लें, तो उसके बाद फाइनेंशियल बिड कर दें। तो नाउ ए डेज मोस्टली टेंडर आर इन्वाइटेड इन टू बिड सिस्टम, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड। दो तरह के बिड में जो है इन्वाइटेड किए जाते हैं। तो अब तो पहले तो सिर्फ हार्ड कॉपी जमा की जाती थी, अब सॉफ्ट कॉपी से भी टेंडर जमा होता है। बिफोर फिलिंग द टेंडर, द कॉन्ट्रैक्टर शुड स्टडी ऑफ एनआईटी, he should carefully read each instruction given in NIT। सबसे पहले उसको जो भी NIT में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको अच्छे ढंग से पढ़ लेना चाहिए। जनरली कॉन्ट्रैक्टर यूज 3 इन्वेलप्स, है ना। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, 3 इन्वेलप्स का उपयोग करते हैं, जिसमें 2 मीडियम साइज का इन्वेलप होता है और एक बिग इन्वेलप होता है। तो जो मीडियम साइज के जो 2 इन्वेलप होते हैं, तो एक में जितने टेक्निकल बिल्स में जितने सारे कागजात आते हैं उसको डाल दिया जाता है, और दूसरी एक फाइनेंशियल बिल जिसमें आप रेट कोड करके भरते हैं, जो उसका बिल ऑफ क्वांटिटी रहता है, जिसमें आप रेट भरते हैं, या परसेंटेज रेट हो, या आइटम रेट हो, या लमसम रेट हो, जो भी हो। तो उस तरह से 2 छोटे छोटे इन्वेलप में वो डाल दिए जाते हैं, और इन 2 इन्वेलप को एक बड़े इन्वेलप में डाला जाता है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसा भी करते हैं कि एक और स्मॉल इन्वेलप लेते हैं। तो स्मॉल इन्वेलप में वो क्या करते हैं कि जो उन्होंने अर्नेस्ट मनी जिस रूप में बनाया है, चाहे तो एनएससी हो, चाहे जो भी हो, ड्राफ्ट हो, जो भी हो, वो उसमें छोटे से इन्वेलप में डालते हैं, और उसके बाद उसको टेक्निकल बिड वाला इन्वेलप में उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ डाल देते हैं। जनरली कॉन्ट्रैक्टर यूज 3 envelope, 2 medium size envelope and 1 large size envelope, but sometimes contractor use 4 envelopes, 1 small size envelope, 2 medium size envelope and 1 large size envelope। मीडियम साइज इन्वेलप नंबर 1, जो जो ये होता है कि आपका जो 3 इन्वेलप जो हुआ, 2 मीडियम साइज और 1 लार्ज साइज, तो एक जो होता है टेक्निकल बिड वाला जो होता है वो उसको हम लोग इन्वेलप नंबर 1 देते हैं, और जो फाइनेंशियल का होता है उसे हम इन्वेलप नंबर 2 लिखते हैं।
और जो सबसे बड़ा वाला होता है वो माना जाता है कि इन्वेलप नंबर 3 है ये। तो बड़े वाले पर इन्वेलप नंबर 3 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर में 1 और 2 है, वो हमें जरूरी लिखना है, क्योंकि ये माना जाता है कि इन्वेलप नंबर 1 जो है टेक्निकल बिड है और इन्वेलप नंबर 2 जो है वो फाइनेंशियल बिड है। तो अब जो हुआ कि इन्वेलप नंबर 1 जो मीडियम साइज का है, it contains totally technical documents as per NIT। ये जो इन्वेलप नंबर 1 होता है वो टोटली टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स कंटेंट करता है। इन केस ऑफ 4 इन्वेलप, अगर आप 4 इन्वेलप लेते हैं कि एक स्मॉल, 2 मीडियम, एक बिग, तो स्मॉल इन्वेलप कंटेनिंग अर्नेस्ट मनी इज केप्ट इन इन्वेलप नंबर 1। उस स्मॉल इन्वेलप के अंदर में आपको अर्नेस्ट मनी डाल देना है और उसको फिर इन्वेलप नंबर 1 में ही डाल देना है। अब इन्वेलप नंबर क्या क्या कंटेन करेगा? कवरिंग लेटर टू द टेंडर जो रहता है उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उसमें कवरिंग लेटर रहता है, जिसमें लिखा हुआ रहता है नेम ऑफ वर्क, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, जिस डेट से जिस डेट तक, जैसे जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर निकलता है ना उसी की एक कॉपी लगी रहती है। तो सबसे पहले आप कवरिंग लेटर टू टेंडर वो डाल देंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विथ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करवाए हुए है कॉन्ट्रैक्टर तो उसकी भी फोटो कॉपी आप उसमें डाल देंगे। तो फर्स्ट हो गया कवरिंग लेटर टू द टेंडर। सेकंड, कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद गवर्नमेंट, जो उसका रजिस्ट्रेशन करवाया रहता है जिस डिपार्टमेंट से, जैसे बिल्डिंग डिवीजन से रजिस्ट्रेशन करवाया है, इरिगेशन से करवाया है, पुलिस निगम से करवाया है, जहां से करवाए हुए हो उसकी एक कॉपी डालते हैं। लेटेस्ट इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसने जो इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो वो जब क्या होता है कि मार्च एंड करता है तो लोगों को इनकम टैक्स पे करना रहता है, तो उसकी भी कॉपी उसमें डालनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको जो आपका ये है आपने आपका आय व्यय का जो ब्यौरा होता है उसको उसकी भी कॉपी डालनी पड़ती है कि मैंने इतने करोड़ का काम किया है, इतने करोड़ मतलब टर्नओवर, उसको कहा जाता है कि टर्नओवर, जो फाइनेंशियल टर्नओवर होता है उसकी भी कॉपी साथ में डालनी पड़ती है। एक्चुअली इनकम टैक्स वाले में वो ये हो जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है, लेकिन बहुत लोग अलग से भी उसको डाल देते हैं। बैंक सॉल्वेंसी एज ए गारंटी सर्टिफिकेट जो था कि बैंक सॉल्वेंसी या गारंटी सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक अथॉरिटी, बैंक के जो मैनेजर या और कोई अथॉरिटी जो है जो देता है कि हाँ इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है ना, वो डिपेंड करेगा कि आपका एनआईटी में मांगा गया है या नहीं मांगा गया है। अगर मांगा गया है तभी देंगे, नहीं मांगा गया तो देने की आवश्यकता नहीं है। पैन, आधार कार्ड, इन लोगों का ही फोटो कॉपी देना है। लेबर लाइसेंस सर्टिफिकेट है ना, कि आप का जो लेबर रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है 20 लेबर्स का, 30 लेबर्स का, 40 लेबर्स का, उसकी लाइसेंस की भी सर्टिफिकेट आपको उसमें फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। ए लिस्ट ऑफ सिमिलर नेचर वर्क विथ appropriate magnitude as per NIT carried out by contractor। जैसे होता है कि कोई भी काम जब गवर्नमेंट करवाती है तो वो जनरली देखती है कि आप उस वर्क का 75%, जैसे अगर 1 करोड़ का काम वो निकाल रही है तो वो देखना चाहती है कि ये 75 लाख का काम इन्होंने किया है या नहीं पहले। उससे पता चलता है कि ये एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर है।
तो वही जो उसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होती है वर्क का, है ना, उसकी कॉपी वो मांगता है कि अगर एक काम आपने किया है, अगर 1 करोड़ का काम का टेंडर निकला हुआ है, तो उसकी एनआईटी में लिखा रहेगा कि एक वैसा काम जिसका अमाउंट इस टेंडर का 75% हो, या 2 वैसा काम जो इस काम का 50% का हो, कि जैसे अगर एक काम अगर 75 लाख का करता है तो ठीक है, अगर 2 काम 50-50 लाख का किए हुए हैं तो वो भी ठीक है। और उसी तरह से फिर देता है 3 वर्क्स, एटलीस्ट 3 वर्क्स और 40% ऑफ दिस वर्क, माने इस काम का 40% का 3 काम अगर कॉन्ट्रैक्टर किए हुए है, तो इस काम का 50% का अगर 2 काम किए हुए है कॉन्ट्रैक्टर, तो इस काम का 75% एक काम भी किए हुए है, तो वो तीनों कॉन्ट्रैक्टर एलिजिबल होंगे। और आपको जो है कि उसका जो आपने काम किया है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना होगा। चूंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है इन्होंने सक्सेसफुली काम किया है, तो ये से डिपार्टमेंट, अथॉरिटी, एजेंसी जो भी है समझ जाती है कि कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स विथ फोटोकॉपीज ऑफ दियर परचेज रिसिप्ट एंड कंडीशन। जो उसके पास टूल्स एंड प्लांट होते हैं कि हमारे पास मिक्सर मशीन है, हमारे पास वाइब्रेटर है, हमारे पास डंपर है, हमारे पास ट्रक है, जो भी है, तो उसकी फोटोकॉपीज और उसके कंडीशन के बारे में बता करके कि हम उसकी कंडीशन गुड कंडीशन है, मीडियम कंडीशन है, बैड कंडीशन है, जो है वो सारी कॉपी उसकी कॉपी सबमिट करनी पड़ती है। डिटेल्स ऑफ टेक्निकल स्टाफ एम्प्लॉयड बाय कॉन्ट्रैक्टर with photocopies of their certificate and court affidavit by staff। जो वो टेक्निकल स्टाफ रखता है तो उसकी भी जो सर्टिफिकेट की फोटोज कॉपी और एक नोटरी से कोर्ट में उन टेक्निकल स्टाफ से ये करवाया जाता है कि मैं इस कंपनी में चार्ज कर रहा हूँ। इसका एफिडेविट भी जो है जितने स्टाफ उसमें इंगेज रहेंगे वो लोग लिख के देंगे और वो कोर्ट का एफिडेविट माना जाता है, उसकी भी कॉपी देनी पड़ती है। कि ऐसा नहीं हो कि कॉन्ट्रैक्टर झूठ का ही किसी का फोटो कॉपी लेकर के अटैच कर दिया हो, नहीं, जो उसका है फोटो कॉपी उस टेक्निकल का एफिडेविट भी होना चाहिए साथ में कि हाँ मैं इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसे नौकरी नहीं देता है, वो उस वर्क के लिए सिर्फ रखता है, तो उस परिस्थिति में एफिडेविट लेना जरूरी होता है। इफ कॉन्ट्रैक्टर फर्म इज पार्टनरशिप फर्म, अगर कॉन्ट्रैक्टर का फर्म पार्टनरशिप फर्म है, देन फोटोकॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड होगा यहाँ पे डीप नहीं होगा, डीड शुड बी अटैच्ड। कि अगर वो प्रोप्राइटरशिप ना हो करके फर्म पार्टनरशिप फर्म है, तो आपके साथ जो जो पार्टनर्स हैं, जो आपने डीड बनाया है उसकी भी एक कॉपी सबमिट करनी होगी। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर नेसेसरी रिक्वायर्ड एज पर एनआईटी, और अगर कोई कॉपी खोजती है डिपार्टमेंट एज पर एनआईटी तो वो भी सबमिट करना। इन सारे चीजों को उस इन्वेलप नंबर 1 में हम लोग डाल देते हैं। इन्वेलप नंबर 1 इज नोन एज टेक्निकल बिड। ऑल डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, है ना, कि वो हर डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स को जमा करेंगे उस पर कॉन्ट्रैक्टर का साइन होना चाहिए। तब उसको जो है कि हम सारे को इन्वेलप नंबर 1 में डाल देते हैं। इन सारे कागजात को हम इन्वेलप नंबर 1 में डाल देते हैं और अर्नेस्ट मनी भी अलग एक छोटी सी लिफाफा में हम डाल के इन्वेलप नंबर 1 अर्थात टेक्निकल बीड में हम लोग डाल देते हैं।
envelope number 2. Envelope number 2 is known as financial bill. इसको कहा जाता है फाइनेंशियल बिल. इट contains प्राइस टेंडर फॉर, चाहे BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी, ड्यूली साइंड बाय कॉन्ट्रैक्टर. इसके जो एक कभी कभी तो अगर आपको जो होते हैं ये BOQ, उसमें उसकी एक बुक बनी होती है, उसमें स्पेसिफिकेशन टर्म एंड कंडीशन सारे उसी में डाले हुए रहते हैं, और शेड्यूल बी भी अटैच रहता है उसी में. कभी कभी शेड्यूल बी अगर छोटा वर्क है तो शेड्यूल बी अलग से भी अटैच रहता है. शेड्यूल बी में क्या होता है, आइटम सारे आइटम डाले रहते हैं, तो उसके हर पेज पे कॉन्ट्रैक्टर का साइन होना चाहिए. जो बुक बना होता है उसके हर पेज पर नीचे में इनिशियल या फुल सिग्नेचर जो भी कॉन्ट्रैक्टर करता हो उसकी साइन होनी चाहिए. When any cutting or overwriting appears, then contractor should do initial signature. अगर उसको रेट भरते समय किसी तरह का कटिंग हो जाता है ना, या ओवरराइटिंग हो जाता है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्टर को जो है सो इनिशियल सिग्नेचर कर देना चाहिए. On both envelope, contractor should mention envelope number 1 and envelope number 2. He should also mention NIT number and name of work on both envelope. जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर निकलता है तो उसकी नंबर होती है, जैसे आपके कॉलेज से कोई पत्रांक निकलता है तो उसकी नंबर होती है, उसी तरह जब नोटिस इनवाइटिंग टेंडर निकलता है तो उसमें उसका नंबर होता है कि NIT नंबर इतना, वो भी मेंशन कर देना चाहिए, और नेम ऑफ वर्क भी मेंशन कर देना चाहिए. वो दोनों इन्वेलप पर, इन्वेलप नंबर 1 और इन्वेलप नंबर 2, और सबसे ऊपर में उसका इन्वेलप नंबर 1, इन्वेलप नंबर 2 भी मेंशन करना होगा. बोथ द एनवेलप शैल बी प्रॉपरली सील्ड. उसके बाद जो है कि आपको दोनों को प्रॉपरली सील्ड कर देना है. या तो आप वो लाह होता है उससे भी सील्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप गम से उसको साट सकते हैं. माने प्रॉपरली सील्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं हो. ऐसे जनरली जो है कि कॉन्ट्रैक्टर लोग उसको क्या करते हैं कि लाह से साट करके अपना कुछ उसकी उनकी जो होती है उस पर मुहर डाल देते हैं कि कोई इसको खोल नहीं पाए. Envelope number 3. This is large size envelope. Both envelope number 1 and envelope number 2 are inserted in envelope number 3. अब क्या होता है कि इन दोनों envelope को जो है आप envelope number 3 में आप उसे इनर्ट कर डाल दें, और उसके बाद उससे भी बढ़िया से सील कर दें. और सील करने के बाद जो आपको सबसे बड़ा वाला लिफाफा है उसमें आप जहां आपको उसको ड्रॉप करना है, सबमिट करना है, उसका एड्रेस, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास सबमिट कर रहे हो तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिल्डिंग डिवीजन, गया, पटना, पूर्णिया, औरंगाबाद, जो भी हो, और उसके बाद फ्रॉम में आपको अपना एड्रेस डाल देना है, नेम ऑफ वर्क भी उस पर लिख देना है, NIT नंबर भी लिख देना है, और वो लिख करके आपको जहां सबमिट करना है उसे सबमिट कर सकते हैं. This envelope shall be deposited by hand और mailed by registered post. अगर आपको हार्डवेयर कॉपी जमा करनी है तब इस स्थिति में बाई हैंड भी आप जाके जमा कर सकते हैं, या आप उसको जो है मेल से भी भेज सकते हैं रजिस्टर्ड करके. अगर आप बाई हैंड जमा करते हैं तो उस परिस्थिति में आपको जो है उसका रिसीविंग ले लेना होगा वहां से, और अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो वो तो आपके पास है ही. लेकिन आज के दौर में अब तो सॉफ्टवेयर कॉपी भी चलने लगा है, ओपन करके आप उसको फिल कर करके आप उसको सॉफ्ट भी डाल सकते हैं. और अगर डिमांड है हार्ड कॉपी की
तो जाके आप बाद में उससे उसकी हार्ड कॉपी भी जमा कर सकते हैं। और ये समय पर पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि समय पर अगर नहीं पहुंचेगा तो आपका टेंडर रद्द किया जा सकता है। कि जिस दिन का समय है उससे पहले या उस दिन तो कम से कम पहुंच ही जाना चाहिए। उसके बाद आता है प्रोसीड्यूर फॉर ओपनिंग टेंडर, कि हम लोग टेंडर को ओपन कैसे करते हैं। तो जितने कॉन्ट्रैक्टर थे उसमें से जो, चूंकि एनआईटी में सारे चीज दिए हुए रहते हैं कि आपको टेंडर सबमिट करने का डेट कब तक है, टेंडर ओपन करने का डेट कब तक है, इस तरह के सारे चीज आपको दिए हुए रहते हैं। उस परिस्थिति में सबसे पहले क्या होता है कि आफ्टर रिसीविंग ऑल टेंडर्स ऑन और बिफोर शेड्यूल डेट, सारे टेंडर ऑन और बिफोर माने उस दिन भी रिसीव किया जा सकते हैं, अगर उसमें लिखे हुए कितना तारीख तक सबमिट हो जाना चाहिए तो उससे पहले भी रिसीव किए जा सकते हैं। क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ रहता है कि टेंडर रिसीव्ड ऑन और बिफोर इतना तारीख अप टू इतना पीएम एएम जो भी है लिखा हुआ रहता है। बिफोर शेड्यूल, हाँ, आफ्टर रिसीविंग ऑल टेंडर ऑन और बिफोर शेड्यूल डेट एंड टाइम ए कमिटी इज फॉर्म फॉर ओपनिंग द टेंडर। जब वो सारे सबमिट हो जाते हैं टेंडर, ऑलरेडी पहले से कमेटी बनी रहती है, लेकिन जब सारे, तो उसकी जो कमेटी बनती है वही सारे जो है मिल करके उस टेंडर को ओपन करते हैं। उस कमेटी में आपके असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, है ना, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से अकाउंटेंट, माने दोनों तरफ से होना जरूरी है कि आपका टेक्निकल विंग भी होना चाहिए और फाइनेंशियल विंग वाले भी होनी चाहिए। तो अकाउंटेंट, असिस्टेंट इंजीनियर, खुद एक्सिक्यूटिव इंजीनियर भी रह सकते हैं, जूनियर इंजीनियर भी रह सकते हैं, उस तरह से मिला करके कमेटी बनती है। The outer envelope should be opened in office in presence of all contractor on scheduled date and time। जो एनआईटी में लिखा हुआ रहता है कि इतने तारीख को आपका टेंडर जो है ओपन होगा इतना बजे, तो उस समय सारे कॉन्ट्रैक्टर भी प्रेजेंट रहते हैं। तो उन सबके सामने ही जो है कि सारे इन्वेलप खोले जाते हैं जिससे कि किसी तरह का गड़बड़ी ना हो सके। The authority opening the tender shall prepare a list of contractor or their representative who are present and their signature are taken of their presence। साथ में क्या होता है कि एक रजिस्टर रहती है, उस रजिस्टर में नेम ऑफ वर्क लिख करके, डेट ऑफ ओपनिंग लिख करके, है ना, एनआईटी नंबर तो दिया जाता है, और जितने कॉन्ट्रैक्टर टेंडर डाले हैं उन सभी का नाम, अगर वो नहीं है उनके रिप्रेजेंटेटिव और उनके कंपनी का नाम लिख करके और उस रजिस्टर में सभी से साइन करवा लिया जाता है कि कल हो करके वो बोले नहीं कि जिस समय टेंडर आपकी खुली थी मैं उपस्थित नहीं था, उन लोग की साइन ले ली जाती है। आफ्टर sign of authority committee on outer envelope of all contractors, the outer envelope shall be open। उसके बाद क्या होता है कि जो कमेटी बनती है उन सभी को, सभी इन्वेलप पर, जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं सभी के इन्वेलप पर, जो सबसे बड़ा वाला इन्वेलप था उस पर सारे लोगों को साइन करवाया जाता है कि आप लोगों ने ये इन्वेलप देखा, आप लोग साइन कीजिए। तब उसको जो है खोला जाता है, बड़े वाले इन्वेलप को। जब का साइन हो गया और साइन होने के बाद उस सबको खोला जाता है।
आफ्टर दिस इन्वेलप नंबर 1 शैल बी ओपन। टेक्निकल बिट जो होता है, जब इस इन्वेलप को खोल दिया तो उसमें से 2 इन्वेलप निकलेंगे, एक टेक्निकल बिट का और एक फाइनेंशियल बिट का। तो इसके बाद नंबर 1 टेक्निकल बिट शैल बी ओपन, इसके बाद खोला जाएगा नंबर 1। इफ अर्नेस्ट मनी इज नॉट डिपॉजिटेड एज प्रिस्क्राइब्ड then tender is to be returned to the concerned contractor। सबसे पहले देखा जाए कि अगर उसने अर्नेस्ट मनी जमा किया है कि नहीं। अगर जमा नहीं किया है तो तुरंत ही उसको जो है सो कॉन्ट्रैक्टर को लौटा दिया जाता है कि लीजिए आपने तो टेक्निकल बिड क्वालिफाई ही नहीं किया, इसलिए आप अपना कागजात रखें। वो कॉन्ट्रैक्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। इफ अर्नेस्ट मनी appear, then total page of envelope number 1 are numbered and signed by committee members in presence of contractor। अगर उसका अर्नेस्ट मनी जमा है तो उसमें टेक्निकल बिड में और जितने कागजात जमा थे जो मैं पहले बताया, इस चीज का कागज, रजिस्ट्रेशन का कागज, आपका इनकम टैक्स का कागज, पैन, आधार, उन सभी पेज पर जितने उन्होंने जमा किए हैं, उन सभी पेज पर जो कमेटी के मेंबर होते हैं वो साइन करते हैं। टोटल जितने लोग होते हैं कि हाँ हमने ये कागज देखा। और ये भी नहीं हो सकता है कि बाद में कोई उस सबमिट कोई कागज कर ले। अगर एक सारे लोग साइन किए रहेंगे तो जब भी कॉन्ट्रैक्टर को तो सबको के साथ समझौता उसे करना पड़ेगा कि अगर कोई कागज उसको फिर अटैच करना है बाद में तो सबका साइन चाहिए। कोई एक साइन करेगा तो फिर उसे मिला करके वो चाहेगा तो बाद में भी कागज सबमिट कर दे सकता है कि मेरा कागज उस समय जमा था, ऑलरेडी साइन है। तो सारे लोग से साइन लिया जाता है कि किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं हो पाए। Lastly, after checking of all papers of envelope number 1, authority shall open envelope number 2 on same day or as per scheduled date and time। जब चेकिंग सब पेपर चेक कर लिया उसने, है ना, उसके बाद अगर समय है तो उसी दिन उसका फाइनेंशियल बिड खुल सकता है, या तो अगर डेट और समय दिया हुआ है तो दूसरे दिन भी उसका फाइनेंशियल बिड खोला जा सकता है। As like signature on each page of envelope number 1, the committee shall also do sign on each page of price tender form, BOQ या quoted rate फॉर्म। जो फाइनेंशियल बिड है, जो प्राइस टेंडर फॉर्म जिसको कह सकते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी कह सकते हैं, कोटेड फॉर्म कह सकते हैं, उस पे भी जितने पेज का है वो हर पेज में जिस तरह से टेक्निकल बिड में लोग साइन किए थे उसी तरह से इसमें भी साइन करने होंगे। लेकिन इसके साथ ये भी देखना होगा, साइन करते समय कोई भी एक आदमी चेक कर लेता है कि जो रेट उसने डाला है उसमें कितने जगह क्रॉस किया हुआ है, कितने जगह ओवर राइटिंग किया हुआ है। उस चीज को उसी पेज में, जिस पेज में क्रॉस है या ओवर राइटिंग है, उसी पेज में कॉर्नर में वो लिख देता है कि सी लिख दिया, इसका माने कट करके। अगर एक कट है तो सी के सामने डैश देके 1 लिख देता है, अगर 2 कट है तो सी के सामने डैश देके 2 लिख देता है, 3 है तो 3 लिख देता है। इस तरह से उसमें लिख दिया जाता है कि C1 या C3 या C2 या C5 जितने कट्स हैं, कटिंग है तो उसकी जगह पर C, और अगर ओवर राइटिंग है तो O लिख करके जितने जगह ओवर राइटिंग होते हैं उसकी जगह पर 1 2 3 4 5 जो भी रहे उसको उस पर अंकित कर दिया जाता है।
The tender should open preferably in alphabetical order, and it should be mentioned on large envelope. जितने जैसे टेंडर जमा होते हैं, ये उसके नियम की किसका पहले खोलें किसका बाद में, उसके लिए एक रूल होता है कि अल्फाबेटिकली खोलिए। जैसे अगर नाम किसी का, उसके कंपनी का नाम है या तो उसके ही नाम से कोई फर्म है ना, तो उस नाम का जो है पहला लेटर वो देखा जाता है। अल्फाबेटिकल में अगर पहले आता है तो पहले वही चीज उसमें डाल के उसी से खोला जाता है। कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम अभय, मेसर्स अभय कंस्ट्रक्शन है, तो ए से शुरू हुआ। किसी का बाल मुकुंद है तो वो बी से शुरू हुआ। तो इस तरह से जिसका ए से शुरू है उसका पहले खोलेंगे, जिसका बी से शुरू है उसके बाद खोलेंगे। और उस इन्वेलप पर जैसे कॉन्ट्रैक्टर आपके मान लीजिए कि 5 कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं, तो जो आपने सबसे पहले खोला उस पर आप लिख दीजिए 1/5, माने 5 का ये पहला एनवेलप है। दूसरे पर आपको 2/5, माने टोटल 5 है, उसमें दूसरा एनवेलप ये है। उसका 3/5 तीसरा ये है, 4/5 चौथा ये है। इस तरह से उसमें जितने रहेंगे उसके अनुसार ऑब्लिक करके हम लोग उसमें लिख देंगे। जहां की आपको क्या कर रहा है कि जो न्यूमिनेटर है वो क्या कर रहा है कि वो नंबर बता रहा है सीरियल कि पहला टेंडर ये खुला, और डिनोमिनेटर क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कितने कॉन्ट्रैक्टर थे जिसमें पहला एनवेलप ये खुला है, दूसरा ये खुला है, तीसरा ये खुला है। इस तरह से हम उसको ओपनिंग करते हैं। ये हो गया प्रोसीड्योर फॉर ओपनिंग, है ना। इसके बाद कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव माने ऐसी साफ हुआ कि एक दूसरे से कंपैरिजन करने का जो स्टेटमेंट बनता है उसी को हम लोग कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। Comparative statement is prepared to compare the rates and documents of different contractors after scrutiny, है ना। कि जैसे आपने सारा चीज देख लिया, उसके पेपर वगैरह सारा चेक कर लिया, जैसे आपने पेपर तो उस समय साइन कर दिया, ये कर लिया, आप पेपर को चेक भी कर सकते हैं कि उसने सही पेपर जमा किया है या नहीं, कि गलत पेपर जमा कर दिया है। तो वो सारे चीज जब देख लेते हैं आप कि नहीं इसका पेपर जो ऑथेंटिक है, ये गलत पेपर नहीं है, तब आपको उसके बाद कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाना होता है। तो जो जो चीज जमा करने के लिए जो हमने टेक्निकल वीडियो में देखा कि इतना नंबर्स जो जमा करने के लिए था कि इतना इतना चीज आपको जमा करना है, तो उसी तरह का प्रिंटेड फॉर्म बना लिया जाता है। उस प्रिंटेड फॉर्म में जो है कि सारे का चीज का नाम लिख दिया जाता है, और उसके ऊपर में सभी कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिख दिया जाता है कि किसने जमा किया है नहीं, और क्रॉस और करेक्ट और इनकरेक्ट 2 तरह का जो सिंबल होता है कि गुड और जो कट करते हैं, उस तरह से उसको करके देखा जाता है कि किसने क्या जमा किया है नहीं किया है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिसर्स ओपनिंग द टेंडर। उसी समय जो है कि उसको देखा जाता है। द कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, जिसे देखो बता देता हूँ उसके नीचे ये है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन, पैन, सॉल्वेंसी, आधार कार्ड, लेबर लाइसेंस, ये बना लिया आपने। ऊपर में आपने लिख दिया नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स, कॉन्ट्रैक्टर ए, कॉन्ट्रैक्टर बी, कॉन्ट्रैक्टर सी, कॉन्ट्रैक्टर डी, और लास्ट में आपने रिमार्क्स लिख लिया। तो आप टेक्निकल बीट उसके सारे कागजात आपने देखे, चेक किए कि सारे कागजात उसके हैं। उसके बाद आप उसको नहीं कर लीजिए कि वो सारे कागजात सही है कि नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, कैसे ही जमा कर दिया है, वो भी आपको देख लेना है।
The comparative statement contains all information regarding name of contractor, his all documents attached in tender, percent above or below the rates tender, item rate tender, है ना। ये सारे चीज उसको देख लिए जाते हैं और सारे चीज कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में रहते हैं लिखे। आप उसको फिल कर देना। आप फिल करने से आपको क्या होगा कि एक ही पेज पर आपको सब कुछ उतने जो कागजात आपने जो चेक किया, चेक करने के बाद आप एक ही पेज पर आप एक दूसरे का कॉम्परेटिव बना लेते हैं कि हाँ कौन कौन For item rate tender, another comparative rate is prepared which is checked by accountant. हाँ, आइटम रेट में क्या होता है, उसमें बहुत सारे रेट रहते हैं, तो उसको एक पेज पर यह करके जितने आइटम्स रहते हैं और तब कॉन्ट्रैक्टर का सबका नाम कि उसने किसने कितना रेट पुटअप किया है। जैसे कोई अर्थवर्क का जैसे आप देख रहे हो जो पार्टिकुलर्स यहाँ जो लिखा हुआ है, ये मान लीजिए कि फर्स्ट में लिखा जाएगा अर्थवर्क और कॉन्ट्रैक्टर ए, कॉन्ट्रैक्टर बी, कॉन्ट्रैक्टर सी, कॉन्ट्रैक्टर डी, ऐसे लिखा जाएगा। अब अर्थवर्क के बाद उसकी क्वांटिटी लिखा जाती है, ये पार्टिकुलर्स में हुआ उसका क्वांटिटी, और उसके बाद रेट में जो है कि ये कॉन्ट्रैक्टर ए ने कितना पुट किया, कॉन्ट्रैक्टर बी ने कितना पुट किया, कॉन्ट्रैक्टर सी ने कितना पुट किया और कॉन्ट्रैक्टर डी ने कितना पुट किया, वो सारे चीज लिखा जाते हैं। आगे ऐसे हम उसको बताएंगे। और इस पे भी चेक, हाँ ये जो है कि फॉर आइटम रेट टेंडर अनदर कॉम्परेटिव रेट इज प्रिपेयर्ड विच इज चेक्ड बाय अकाउंटिंग। तो वो जो रेट लिखा हुआ रहता है आइटम रेट, वो चेक किया जाता है। जैसे आपने तो टोटल अमाउंट देख लिया, कॉन्ट्रैक्टर फिलअप किया है, लेकिन उसने जो है बीच में कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी है कि उसका यूनिट रेट से टोटल क्वांटिटी में गुना करने पर कुछ तो गड़बड़ी नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई करने पे। तो उस पोजीशन में एक और बनाया जाता है, प्लस देखा जाता है उन लोग का रेट क्या डाला है उसने, कि अगर रेट भी तो उसका कुछ ऐसा तो नहीं है कि जिसको कहा जाता है कि अनबैलेंस टाइप का रेट डाल दिया है उसने। तो सारी चीज जो है अकाउंटेंट द्वारा चेक किया जाता है और कभी उसी में फिर जो है कि हम लोग समझौता करते हैं कि नेगोशिएट करने के लिए बुलाते हैं कि देखिए सबने तो ये रेट डाला है, आपने तो उसका इतना अधिक रेट डाल दिया है, आप भी वही रेट डालिए। तो उस तरह से एक और कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता है जो अकाउंटेंट बनाता है। और ये जो होता है इस पे जो वहां पे बैठे हुए उसमें अकाउंटेंट होता ही है, वो काम अकाउंटेंट का काम तो वही है, लेकिन और सारे लोग देखते हैं और वो अकाउंटेंट एलोन चेक करता है कि इस सब जगह इसका सही है कि नहीं है। आफ्टर प्रिपेयरिंग कॉम्परेटिव स्टेटमेंट प्रोसेस ऑफ वर्क ऑर्डर बिगिंस। जब कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बन जाता है उसमें जो लोएस्ट डिसाइड होता है, इनका टेक्निकल बिड भी सब कुछ सही है और फाइनेंशियल बिड में भी लोएस्ट है, तब उन्हीं को टेंडर अवार्ड कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियां आती है कि टेक्निकल बिड में ही, जैसे पहले, आज तो अब ऐसा नहीं होता क्योंकि अब 2 बिड होगा। अगर सिंगल बिड होता है तो जिसमें कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में जब हम उसका फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों ले रहे हैं, है ना, तो 1 से 1 to 10 जो है सारे चीज नोट करने पड़ते हैं। अगर टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड साथ में, मतलब सिंगल बिड सिस्टम अगर है, तो उसमें जो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। इस सारे लिख करके, जैसे मान लो कि देख रहे हो तुम लोग इसमें कि कॉन्ट्रैक्टर ए का सारे चीज ठीक है, लेकिन उसका वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है उसमें। कॉन्ट्रैक्टर बी का सारे चीज ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर सी का जो है कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं है, वो क्रॉस है उसका। और कॉन्ट्रैक्ट बी का भी सारा चीज ठीक है। अब इस परिस्थिति में तो तय बात है कि कॉन्ट्रैक्टर ए और कॉन्ट्रैक्टर सी दोनों तो ऐसे ही हट गए, क्योंकि उन लोग का कागजात ही सही नहीं है, तो वो हट गए। तो बच गया कॉन्ट्रैक्टर बी और कॉन्ट्रैक्टर डी। जबकि तुम देख रहे हो कि रेट कॉन्ट्रैक्टर ए का सबसे कम है, उसका 10,000 ही डाला हुआ है, लेकिन उसके कागजात जमा नहीं है, इसलिए उसको काम अलाउड
नहीं किया सकता है। अब बच गए कॉन्ट्रैक्टर बी और कॉन्ट्रैक्टर डी। इनमें कौन, हाँ कुछ पूछना चाहते हो? नहीं सर, अब तो सर कॉन्ट्रैक्टर बी को मतलब नहीं ना दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर डी को दिया जाएगा क्योंकि इसका अमाउंट कम है। हाँ हाँ, तो अब कॉन्ट्रैक्टर बी और कॉन्ट्रैक्टर डी में कॉन्ट्रैक्टर डी को ही टेंडर दिया जाएगा क्योंकि इसका अमाउंट कम है, लोएस्ट है। यस सर। और जिसको जिसको दिया जाता है किस कारण से दिया गया है ना, उस परिस्थिति को, अब यहाँ पर उसका रेट कम है तो उसको हम लाल कलम से जो है सो घेरा मार देते हैं। इनका रेट कम था इसलिए ये टेंडर इनको दे दिया गया। अगर 2 बिड सिस्टम होता, फाइनेंशियल बिड और टेक्निकल बिड, तो उस स्थिति में नंबर 8 तक हम लिखते इसमें, क्योंकि उसके सबसे पहले हम लोग ये चेक करते, तो नंबर 8 तक ही चेक करने में वो कॉन्ट्रैक्टर ए और कॉन्ट्रैक्टर सी छांट दिए गए होते, तो उनकी फाइनेंशियल बिड खुलती ही नहीं। ये आपका तो टेक्निकल बिड ही सही नहीं है तो फाइनेंशियल बिड खोलने का मतलब ही क्या है। उस स्थिति में हमारे पास ओनली बी और डी रहता, जिसमें डी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता। तो इस तरह से जो है कि हम टेंडर को कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना करके हम लोग जो है देते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्टर ये है जो वही चीज बता दिए हैं कि जो वैसा स्थिति है कि उसको दिया गया। अब आज इतना ही रहने दो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जो है कि हम समझते हैं कि टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद हम समझते हैं कि सब कुछ समझ गया होगा कि कैसे फिल करते हैं, कैसे ओपन होता है, कैसे कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट बनता है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। समझ गए ना आसानी से? हाँ यस सर। परसेंटेज, सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो सर। परसेंटेज रेट में सर लिखा हुआ था ना सर कि रैंकिंग जो कॉन्ट्रैक्टर का करते हैं यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट, वो सर आसानी से बन जाता है और आइटम रेट में सर थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल तो होता है। यहाँ भी देखो ना, मतलब हाँ सर, यहाँ भी तुम देखो कि जैसे तुम्हारा अगर रहता परसेंट रेट, है ना, तो जो 9वां नंबर तुम्हारा देख रहे हो तुमको कोटेड अमाउंट, है ना, कि जो उसका परसेंट रेट है कि 15%, 10%, 8%, तो तुम लिखता कि 15 जो तुम्हारा रेट है, तो रेट ऑलरेडी उसमें दिया हुआ रहेगा परसेंटेज रेट में। तो हाँ जो सबसे, है ना, जो सबसे अगर डालेगा कि 10% बिलो, कोई 8% बिलो, तो 10% देख करके ही तुम पहचान लोगे इसका सबसे बिलो है। हाँ, तो वो हुआ परसेंटेज रेट, है ना। और जबकि आइटम रेट में मैंने अभी बताया कि उस रेट का एक और कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना होगा, जिसको कि अकाउंटेंट चेक करेगा और देखेगा कि उसमें हर आइटम का रेट कैसे कैसे वेरी कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा बहुत का अंतर है किसी ये का कॉन्ट्रैक्टर का, जो कि कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, तो उस परिस्थिति में हम निगोशिएशन करवाते हैं उससे कि नहीं मेरा कॉन्ट्रैक्टर तो ये बेटर है लेकिन थोड़ा सा इससे रेट उसका ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं कि तुम यहीं तक आओ और हम उस कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। तो परसेंटेज रेट में कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाना बहुत आसान है, लेकिन आइटम रेट में कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाना कठिन है, क्योंकि इसमें 2 बार बनानी पड़ती है। एक तो आपने टेक्निकल बिट के लिए बनाया और दूसरे आपने जो है फाइनेंशियल बिट के लिए अलग से बनाना हर हाल में है। और अगर परसेंटेज रेट पे रहेगा तब ऑलरेडी इसी में लिख करके एक ही बार बना ले सकते हो। यानी इसी स्टेटमेंट में अगर आप लिख दोगे कि कॉन्ट्रैक्टर ए ने इतना परसेंट बिलो डाला, कॉन्ट्रैक्टर बी ने इतना परसेंट एवब डाला, कॉन्ट्रैक्टर सी ने इतना परसेंट एवब डाला, कॉन्ट्रैक्टर डी ने इतना परसेंट बिलो डाला, तो तुरंत दिख जाएगा, आप उसको तुरंत अलॉट कर सकते हो। लेकिन आइटम रेट में दिक्कत है, उसमें हर आइटम का रेट आपको देखना होगा, कैलकुलेशन उसने सही किया है कि नहीं किया है वो भी हमें चेक करना होगा। टोटल अमाउंट उसने कुछ लिखा है, कैलकुलेशन करने पे कुछ आता है, समझ गए? तो वो टफ है। हाँ सर, क्या समझा कुंदन? हाँ हाँ सर। सर ये हाँ। सर जैसे कि इसमें सर कॉन्ट्रैक्टर डी का लोवेस्ट आया सर, तो हाँ। उसको अवार्ड जैसे कि कर दिए सर, तो उसके पास लेटर वगैरह भेज देते होंगे सर। हाँ 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 हाँ, तो सर मतलब लेटर और पढ़ेंगे ही,
लेकिन उसको बता देते हैं और पढ़ेंगे आगे में और पढ़ना है। जैसे आपने बी को आपने देख लिया कि इसका लोएस्ट हो गया, लोएस्ट होने के बाद उसको जो है हम लोग अवार्ड लेटर या एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं कि आपका लोएस्ट हो गया है ना, आपका टेंडर भी एक्सेप्ट हो गया, आपको वर्क के लिए एक्सेप्टेंस लेटर भेजा जाता है कि आप लेटर को एक्सेप्ट कीजिए और वर्क शुरू कीजिए विद इन 10 days, विद इन वीक या विद इन 14 days, जैसा रहा उसका रूल। तब उसको जब लेटर दिया जाता है, हाँ बोलो सर तो मतलब वही वैलिडिटी पीरियड पूछ रहे थे सर कि कब से स्टार्ट होता है सर। जिससे वैलिडिटी पीरियड वही जब आज मान ली लोएस्ट हो गया है ना, तो आज लोएस्ट जब टेंडर हो गया तो स्टार्ट कहीं से शुरू हो गई वैलिडिटी पीरियड। अब ये हाँ सर। आपको यहाँ से आपको 30 days to 90 days जैसा वर्क रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोएस्ट हो जाने के बाद भी बहुत सी चीजें ऐसी रहती है ना, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को सूचना पहले से दी जाती है, तो उस स्थिति में वैलिडिटी कुछ बढ़ाई जाती है। चाहे डिपार्टमेंट का भी वर्क ऐसा होता है कि तुरंत जो है कि आप उसको वर्क अलाउट नहीं कर सकते हैं, वो लोएस्ट होने के बाद भी बहुत सी वर्क ऐसी रहती है कि हम बाद में उसको 2 महीना 3 महीना बाद भी दे सकते हैं उस काम के लिए। तो सारे समझौतों के स्टार्ट आपका वैलिडिटी पीरियड शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आप 30 दिन से 90 दिन के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्टर को एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देते हैं, तब कॉन्ट्रैक्टर फ्री है कि वो टेंडर करेगा कि नहीं करेगा। समझे? हाँ ठीक है सर। समझ गया ना, उसका फ्री हो हाँ जाता है कि ऐसा नहीं है कि आप हमको काम अलाउट कर दिए, हम लोएस्ट हो भी गया, आप रोक के रखे हुए हैं, है ना। तो हर वर्क में अलग लिखा हुआ होता है कि बीडी ने 15 days, बीडी ने 30 days, कभी छोटे छोटे काम हो 15 दिन भी लिखा रहता है। और नगर निगम वगैरह का जो छोटा छोटा काम निकलता है उसमें एक सप्ताह तक लिखा होता है कि विधि में वीक आपको काम शुरू कर देना है। वो डिपेंड करता है काम पर, लेकिन जनरली जो है टेंडर का जो बड़ा पैमाना पर ये माना गया है 30 days to 90। ठीक है? हाँ सर वो, हाँ ठीक है सर। यही कंफ्यूजन था सर कि जैसे लेटर आने के बाद से वैलिडिटी स्टार्ट होता है या फिर जैसे फॉर्मल करके साइन वगैरह कर दिया उसके बाद से स्टार्ट होता है, ये सब। नहीं, लेटर तो आप वैलिडिटी पीरियड है उसी के अंदर तो आपको लेटर देना है। लेटर के अच्छा। बाद अगर दिए तो फिर वैलिडिटी पीरियड क्या रह गई? हाँ सर। आपको तो उसको काम करने के लिए जब आदेश दिए तो टेंडर ओपन होने के बाद ही तो वैलिडिटी पीरियड शुरू हो गई। अगर वो नहीं आप उसको देते हैं, डिपार्टमेंट रोक के रखती है ना, तब वही जो है कि कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है ना, और चाहे केस कर सकता है कि आपने जो उसकी वैलिडिटी पीरियड थी उसके विदिन आपने वर्क ऑर्डर नहीं दिया, आपने काम को डिले किया, मैं ये काम इस दर पर नहीं करूंगा या मैं काम ये नहीं करूंगा। समझे ना? जब वर्क ऑर्डर उसने दे दिया तो उसको काम शुरू करना है। जब उसने वर्क हाँ। ऑर्डर दे दिया तो फिर वैलिडिटी पीरियड क्या, फिर उसको वर्क शुरू कर देना है, फिर उसका शुरू हो गया वो कंप्लीशन ऑफ टाइम, चाहे कंप्लीशन पीरियड जो है उसका शुरू हो गया वो, कि आपको जो है कि इतना दिन के अंदर काम कर लेना है। जिस दिन वर्क ऑर्डर मिलेगा उस दिन से शुरू हो जाता है उसका। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना? हाँ ठीक है सर। सोच तो रहे थे कि ये हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, इनवेलप बोले ना कि ऑन टाइम या टाइम से पहले पहुंच जाना चाहिए, तो सर स्पीड हाँ? पोस्ट से ही अगर लेट पहुंचा जाए तो मतलब टाइम के बाद अगर हो जाए तब क्या होगा? आपको, हाँ वही कह रहे हैं, आपको तो ये देखना होगा ना, वैसा रिजेक्ट हो जाएगा आपका टेंडर। आपको ये देखना सर होगा इसमें तो कि फिर स्पीड पोस्ट का गलती रहेगा ना, कॉन्ट्रैक्टर तो अपना समय से भेजा था। हाँ तो समय उतना ले करके, है ना, आपको खुद देखना है कि अगर आपको उतना समय ले करके, स्पीड पोस्ट का भी तो कुछ रूल रेगुलेशन है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं। गलती अगर मान लो पोस्ट ऑफिस वाले का है तो पोस्ट ऑफिस वाला तो उसके लिए दोषी है ना, डिपार्टमेंट तो दोषी नहीं है, डिपार्टमेंट को समय पर नहीं मिला। आप पोस्ट ऑफिस वाले पे केस कीजिए, उनका जो टर्म एंड कंडीशन है ना, आप उन पे केस कर सकते हैं कि आपने मेरा समय पर क्यों नहीं पहुंचाया पार्सल को, चाहे मेरे इनवेलप को। तो उसके लिए सब बहुत बार आपका होता है डिपार्टमेंट नहीं है। हाँ होता ही है, बहुत की नौकरी छूट जाती है। मान लीजिए कि समय से वो अप्लाई, जैसे होता है कि हाँ बीपीएससी निकाला वैकेंसी, हमारा अगर स्पीड पोस्ट के चलते डिले हो गया, थोड़े मानने को तैयार है, वो कहाँ मानता है, वो कहता नहीं मेरे पास नहीं आया इतना तारीख को, इतना बजे तक। तो उसमें वो जिम्मेवार अपने को नहीं मानता है, तो डिपार्टमेंट जिम्मेवार नहीं मानेगी अपने को कि
आपका लेट आया तो स्पीड पोस्ट का गलत दिक्कत थी, आपका तो दिक्कत नहीं था, नहीं मानेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको समझिए कैसे करेंगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। सर और एक जो अल्फाबेटिक ऑर्डर वाला बता रहे थे ना, हाँ हाँ। उसको सर दोबारा बोलो। बता देते। अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब हुआ ना कि जैसे मान लो 5 कॉन्ट्रैक्टर जमा किए, है ना? यस सर। तो कॉन्ट्रैक्टर में नाम ले लो, तुम अभी नाम ही से चलो। मान लो अब है नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर था, एक बाल मुकुंद नाम का था, एक मान लो कि चेतन था, है ना, एक मान लो कि दीपमाला थी, है ना। तो इस तरह से ए बी सी डी से सबका नाम शुरू हुआ, अल्फाबेटिकल हुआ ए बी सी डी। तो जो हाँ यस अब सर। है नाम का कॉन्ट्रैक्टर था, उस पर हम लोग अल्फाबेटिकली अगर उसको खोलेंगे तो अब है नाम के कॉन्ट्रैक्टर का इन्वेलप को पहले खोलेंगे। सबसे पहले खुलेगा। हाँ, तो उस लिफाफे पर लिख देंगे 1/5। अगर 5 कॉन्ट्रैक्टर थे तो 1/5, इसका माने कि ये पहले खोला गया, पहले अभय नाम का, क्योंकि कैसे खोला गया एक सीरियल, अल्फाबेटिकली खोला गया। अभय का नाम का था इसलिए उसको पहले रखा गया। अब मान लो ए नाम का दूसरा भी अगर रहेगा तो उसको या कोई भी 1 या 2 हो सकता है। कोई आदित्य ही है, मान लो कि आदित्य है, तो 1 या 2, चाहे तो 2 आदित्य हो जाए, चाहे तो 2 अभय हो जाए, 1 अभय हो जाए, चाहे आदित्य 1 हो जाए। तो इस तरह से अल्फाबेटिकल उसको उस पर नंबरिंग कर देते हैं लिफाफे, समझे? यस सर समझ गए। सर और बोल रहे थे ना